ओके, परफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है। अभी अपन ने कहां तक देखा, पहले व्हाट इज लॉ, एंड एक आखिरी का अपना पैराग्राफ रह गया था, द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड टू डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 लिस्ट, विजिबली सेंट्रल, स्टेट एंड जॉइंट लिस्ट। अब देखो कौन सी चीज पे कानून कौन बनाएगा, इसके लिए एक लिस्ट प्रिस्क्राइब की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि इन चीजों से रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे या लॉज बनेंगे वो सेंटर बनाएगा। कुछ एक चीजें हैं जिनसे रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन कानून सिर्फ स्टेट बनाएगा, और कुछ चीजें ऐसी दी हुई हैं जिनके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन लॉज जो है वो सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। Depending on the list in which it figures, a matter would become the subject for central law or a state law. For example, income tax. Income tax is a central subject. So, throughout India, we have only one law for income tax, which is implemented by central government through the Ministry of Finance. अब गवर्नमेंट मतलब क्या, वो खुद गवर्नमेंट पीएम मोदी आके सब कुछ थोड़ी मतलब वो बनाएंगे ना, तो वो क्या करते हैं, हर एक चीज की मिनिस्ट्रीज रहती है। अभी आपने कुछ न्यूज में सुना होगा, कैबिनेट सभी बनाए हैं रिसेंटली, सुना है किसी ने, किसी को ये कैबिनेट, किसी को वो कैबिनेट। तो बेसिकली देयर आर कैबिनेट्स आर लाइक मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्री ये गवर्न करेगी, रेलवेज मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स जो है दैट इज गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और इनकम टैक्स जो है दैट इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ सेंटर के पास में पावर दी गई है उस पे लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। We also have matters for which both central as well as state governments can pass law. Levy of stamp duty is such an example. Stamp duty दोनों मतलब स्टेट भी एंड सेंटर भी दोनों मिला के उस पर बना सकते हैं रूल्स। Both central and state governments have laws governing the levy of stamp duty. The process of making law. एक बार ये पैराग्राफ पढ़िए फटाफट, एक बार मतलब जितना आपको जो समझ में आता है। डन? क्या लगता है, एक बार मेरे को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा पावर कैसी प्रोसेस क्या होती है, जितना आप जो आपको समझ में आया हो। उसके बाद लास्ट में उनको प्रेसिडेंट की साइन लगती है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। परफेक्ट 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 परफेक्ट। आर्टिकल 370 किसी ने मूवी देखी है अभी रिसेंटली? नहीं देखी है, ओके कोई बात नहीं। जब भी कोई प्रपोजल बेसिकली आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं बिल, ठीक है। लॉ बनने के पहले जो भी कोई प्रपोजल आता है, कुछ भी प्रपोज होता है, उसको बोलते हैं बिल। पूरा डिटेल में कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ इंक्लूसिव एक पूरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जैसे भी है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है एंड वोटिंग होती है, ठीक है। कभी अगर टाइम मिले, मौका मिले तो लोकसभा टीवी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या फिर टीवी पे भी देखना कि कैसे प्रोसेस होता है, या फिर ये देखना फॉर एग्जांपल कोई मतलब पासिंग ऑफ बिल इन पार्लियामेंट ऐसा कोई डाल के देखना, आपको पता चलेगा उसमें वोटिंग कैसे होती है, किन मैटर्स पर कैसे डिस्कशन होता है, कैसे डिबेट होता है, राइट। मेजॉरिटी ऑब्वियसली अगर मेजॉरिटी मिल गई तो इट इज कंसिडर्ड पास इन लोकसभा। उसके बाद में अपर हाउस बोलते हैं जिसे,
राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है पता है बाय एनी चांस किसी को? अपन लोग इलेक्ट करते हैं क्या? नहीं, जो इलेक्टेड अपने एमपीज वगैरह है उन्हीं में से मतलब उसकी अलग अलग प्रोसेस है, बट बेसिकली अपन नहीं, वो इंटरनली रिकमेंड होके राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में बिल जो है वो पास होने के बाद में इट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर असेंट, कि भाई हमारे हिसाब से दोनों मेजॉरिटी ने पास कर दिया है, अब आप इस पे फाइनल असेंट दे दीजिए कि ये लॉ बन सकता है या नहीं। वंस द प्रेसिडेंट गिव्स द असेंट, तब इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या है? ऑफिशियल गैजेट अभी आप इतना समझो कि एक बेसिकली अपनी डायरेक्टरी है पूरी, जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर जो भी सब कुछ आते हैं वहां पर अपलोड या नोटिफाई बेसिकली किए जाते हैं। अब लॉ में दो चीजें होती है कब से एप्लीकेबल होने की। एक तो या तो आपके लॉ में दिया होगा कि दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट, अगर ऐसा दिया हुआ है तो फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डेट, और अगर कुछ नहीं दिया है तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Okay. When a law is proposed in parliament, it is called a bill. After discussion and debate, the law is passed in Lok Sabha. Thereafter, it has to be passed in Rajya Sabha. It then has to obtain the assent of President of India. Finally, the law will be notified by the government in the publication called the Official Gazette of India. The law will become applicable from the date mentioned in the notification as effective date. Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. ठीक है? Types of laws in Indian legal system. The law in the Indian legal system could be broadly classified as criminal law, civil law, common law, and principles of natural justice. क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ कोई भी रॉन्ग डूइंग, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, बेसिकली जिस भी चीज में, जिस भी लॉज में गवर्न होती है, दे आर कॉल्ड क्रिमिनल लॉज। कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट? Criminal law is concerned with the laws pertaining to violations of the rule of law or public wrongs and punishment of the same. मतलब जो public wrongs है बेसिकली, जो भी मतलब public क्या बोल सकते हैं अपन उसको, एक बेसिक जो रूल्स लॉ बनाए गए हैं उसको अगर कोई वायोलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग होगी, उन्हें पनिशमेंट क्या होगी, दैट विल बी गवर्न्ड अंडर क्रिमिनल लॉज. Criminal law is governed under the Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure. Indian Penal Code 1860 defines the crime, its nature and punishments, whereas CPC's Criminal Procedure Code defines the exhaustive procedure for executing the punishments of the crimes. Murder, rape, theft, fraud, cheating and assault are some examples of criminal offences under the law. राइट मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, सही है गलत है, बेसिकली ही कमिटेड और क्राइम, तो अब वो क्राइम किया है नहीं किया है ये एस्टेब्लिश करना, क्या पनिशमेंट होगी और कैसे प्रोसेस होगा वो पूरी पनिशमेंट का, कैसे पेशी होगी कोर्ट में, एवरीथिंग दैट इज गवर्न्ड अंडर क्रिमिनल लॉज. सिविल लॉज, मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर डील्ड विद अंडर सिविल लॉ. Civil courts enforce the violations of certain rights and obligations through the institution of civil suit. Civil law primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. Important line. Civil law primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. For example, अपन ने कोई परचेज सेल का कोई ट्रांजैक्शन किया, अपन ने पैसे भेज दिए बट अपने को गुड्स नहीं मिले, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं 15 दिन बाद, वो बोल रहा है नहीं मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा दिया था आपको कि आपको 15 दिन तक दे सकता हूं, हम बोल रहे हैं नहीं हमें आज ही चाहिए. इन दैट केस कुछ लॉस वगैरह जो भी डिस्प्यूट हुआ बेसिकली
उससे रिलेटेड जो भी ऐसे, फॉर जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे जो भी लॉज होते हैं दैट आर सिविल लॉज। इसमें कोई मतलब नॉट नेसेसरी कि क्राइम हुआ है, बेसिकली दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट्स है, उसको रिजॉल्व करने के लिए लॉज आर देयर। द एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल लॉ कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपन जो अभी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है अपन आएंगे अभी इस पर डिटेल में, अभी के लिए ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सामने वाली पार्टी ने तोड़ दिया या टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं किया। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, कॉमन लॉ, व्हाट इज अ कॉमन लॉ? जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। प्रेसिडेंट अपन ने अभी देखा था क्या है, एस्टैब्लिश्ड कुछ केस लॉज, कुछ प्रेसिडेंट्स, दे आर कॉल्ड कॉमन लॉज। A judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141 of the Indian Constitution. सबसे पहले नीचे कौन से कोर्ट्स होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर कौन से होते हैं? हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। उनका ज्यूरिसडिक्शन भी अकॉर्डिंगली होता है। हाई कोर्ट का लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है ओवर इट स्पेसिफिक एरिया, बट एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इट्स बाइंडिंग ऑन होल इंडिया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। इट इज अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। एक बार ऐसा कुछ हमने डिसाइड किया था, इस पे चिंतन मनन किया था, पूरा मैटर को जो है एक बार एनालाइज किया गया था, एंड जो डिसाइड किया था पहले कोर्ट्स ने, उसी के अकॉर्डिंगली हम अभी इस केस को भी देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स की देखिए आपको लॉ में है ना, जैसे अभी स्टेयर डेसिसिस वगैरह, ये ऐसी बहुत सारी टर्म्स मिलेगी। ये क्या है, बेसिकली लैटिन फ्रेजेस थे पहले के कुछ, जो कि मतलब अभी भी लॉ में यूज होते हैं। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि जहां पर भी ऐसे फ्रेजेस है वहां पर या तो मार्क कर लीजिए या फिर उसको साइड में कहीं पर लिख लीजिए। एग्जाम में लिखना है क्या? एग्जाम में नॉट नेसेसरी कि आपको लिखना ही है, अगर कोई स्पेसिफिक, अगर ऑब्वियसली उस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ रिलेवेंट है तो लिखना है, बट ऐसी चीजें अगर अपन अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन गिरता है। अब देखिए बेसिक चीजें तो हर कोई लिखेगा पढ़ने के बाद में, रीड करने के बाद में, पर अपना पेपर अपन अलग कैसे बना सकते हैं, उसमें से एक चीज है ये टर्म्स। ठीक है, सो यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट और मे बी यू नो मार्क और राइट डाउन दीज स्मॉल things or small phrases. Okay, doctrine of stare decisis reinforces the obligation of courts to follow the same principles or judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision. ठीक है, जहां पर भी केस या कंडीशन सेम है, उस केस में अगर हमारे पास में एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही जजमेंट देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो समझ लो, आपका नाम क्या है? ध्रुपद और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ध्रुपद ने मतलब मेरे को गुड्स सप्लाई किया था, मैंने पैसे ही नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, मैंने बोला था कि नहीं यार बारिश का मौसम है, तो आपकी जो गाड़ी है वो लेट आई थी मेरे पास, तो मेरा गुड्स जो है वो मतलब यूज नहीं हो पाए जहां पर मेरे को जरूरत थी, तो इसलिए मैं आपको पेमेंट अभी नहीं करूंगा, मैं अब जो नेक्स्ट लॉट है उसके बाद में करूंगा। ठीक है, अब वो कोर्ट ऐसा केस में गया, कोर्ट की जो केस है वो कोर्ट में गया था, डिसाइड हुआ था कैसे पार्टीज ने इन्वॉल्व किया था, कैसे क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या वहां पे सिचुएशंस थी, उसके अकॉर्डिंगली एक बार डिसीजन हो गया था। अब 2, 3, 4 साल बाद मेरे और, आपका नाम क्या है? सॉरी, शिवांगी और मेरे बीच में भी सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेम डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, तो अब वापस से पूरे पहले हाई कोर्ट के पास में, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में, सेम कोर्ट में जाने के बाद में सेम एनालाइज करने की जरूरत है क्या? नहीं। एक बार अपन ने प्रीवियस प्रेसिडेंट जो था उसके अकॉर्डिंगली, ये ऐसी सिचुएशन थी, पहले ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा होगा। ठीक है,
Principles of natural justice. Natural justice, often known as just natural, again the term just natural, deals with certain fundamental principles of justice going beyond written law. Nemo judex in causa sua. Chinese लगता है नहीं? Nemo judex in causa sua, literally meaning no one should be made a judge in his own case, and its rule against prejudice. कोई भी मतलब कोई भी जिसका रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, अगर हम दोनों ही आपस में डिसाइड करेंगे, वो बोलेगा मेरा सही, मैं बोलूंगा मेरा सही, ऐसे ही इसमें डिसीजन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. सो अपने केस के लिए खुद ही कोई जज नहीं हो सकता. देयर हैज टू बी अ अनबायस्ड अथॉरिटी और अनबायस्ड पर्सन गिविंग द रूलिंग. ऑडी अल्टरैम पार्टेम, लिटरली मीनिंग हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग. दोनों पार्टीज की बात पूरी अच्छी तरीके से सुनना समझना जरूरी है. एक पार्टी ने बोला नहीं इसने मेरे साथ गलत किया, बस डायरेक्टली उसको पनिश कर दिया, ऐसा नहीं होता. देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इक्वली टू बोथ द पार्टीज. दीज आर व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड रीजन्ड डिसीजंस आर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. A judgment can override or alter a common law, but it cannot override or change the statute. मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, वापस पढ़ो एक बार लाइन. एक जजमेंट पहले कोई प्रेसिडेंट समझ लो डिसाइड हो गया था, ठीक है. अब नई सिचुएशन, नई केस कुछ तो भी हुई है, वापस से कुछ एनालिसिस हुआ है, एंड उसमें ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे सिर्फ हाई कोर्ट तक गया था वो मैटर, ठीक है. अब इस बार दूसरे हाई कोर्ट में वो कोई मैटर आया है, दूसरे हाई कोर्ट ने कुछ अलग रूलिंग दी है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गया है समझ लो, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पहले डिसाइड हुआ था वो गलत था, ये इस तरीके से इंटरप्रेट किए जाना चाहिए, तो अब ऐसा एप्लीकेबल होगा. ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है. जो प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट्स जो पहले एक बार डिसीजन लिए गए हैं, उसको ओवरराइड किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. बट इन एनी केस कोई भी लॉ या कोई भी स्टैच्यू जो बना हुआ है उसको चेंज या उसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्लियर सबको यहां तक? कोई डाउट अभी तक? ऑनलाइन वाले एनी डाउट टिल नाउ? ओके, बंद कर. आप सब लोग क्या पुणे से ही हो प्रॉपर या बाहर से? पुणे से ही हो प्रॉपर ना? पुणे आधा हिल स्टेशन ही लगता है नहीं? मस्त है एकदम, फुल बारिश वारिश के टाइम पे. ओके, एनफोर्सिंग द लॉ. अब लॉज बनाए हैं, इतने सब कुछ बनाए हुए हैं, बस बना के रख दिए, अब उसको सही में फॉलो हो रहे हैं या नहीं, लॉज एनफोर्स हो रहे हैं या नहीं. एनफोर्स मतलब रूल्स को लागू किया जा रहा है या नहीं प्रॉपरली, या जो रूल्स लॉज बनाए हुए हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है या नहीं, ये भी तो इंश्योर करना जरूरी है ना. कौन और कैसे करेगा? आफ्टर अ लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी एनफोर्स्ड. समबडी शुड मॉनिटर वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड. दिस इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव. डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और अ स्टेट लॉ, the central or state government will be the enforcing authority. जो भी मतलब अगर सेंट्रल ने बनाया है तो सेंटर will have the duty to appoint some persons or maybe people to see that it is being enforced, और अगर स्टेट ने बनाया है तो स्टेट will appoint the person. Okay, for this purpose government functions are distributed to various ministries. जैसा कि अपन ने बोला, some of the popular ministries are Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्रीज होती है? डिफेंस। एक काम करिए, जस्ट एज अ स्मॉल टास्क आपके लिए, एक बार कल आने के पहले, कल आने तक अभी तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, कोई भी 11-12 मिनिस्ट्रीज के नाम देख के आइए, कौन से मिनिस्ट्री है। ठीक है, और उसका अभी कैबिनेट में अपॉइंटेड पर्सन कौन है। ठीक है, फाइन। These ministries are headed by ministers and run by officers of the Indian administrative and other services. IAS, IPS जो हमने सुने हैं, राइट, उनका अब आपको शायद मतलब समझ में आ रहा होगा। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कैबिनेट बनाया अपना पूरा। अब वो मिनिस्टर्स भी जो है वो क्या मतलब ऐसे अपने आप खुद जा जाके थोड़ी काम कर सकते हैं ना पूरे इंडिया के लिए। दे विल हैव सर्टेन पर्संस, हु आर दे? IAS, IPS। ठीक है, उसमें एकदम मतलब नीचे से लेके ऊपर तक काफी सारी लेवल्स, पोस्ट होती है, उसको डिस्कस करेंगे अपन कभी। बट दिस इज वेयर द IAS, IPS ऑफिसर्स कम इनटू रोल। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। A ministry is composed of employed officials known as civil servants and is politically accountable through a minister. बहुत सारे हर एक मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्री के लिए जो पर्सन है उसका मेन कैबिनेट का वो रिस्पॉन्सिबल है एंड अल्टीमेटली PM। मोस्ट मेजर मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, who sits in the Union Council of Ministers and is typically supported by team of junior ministers called the Ministers of State. For example, the Income Tax Act is implemented and enforced by the Ministry of Finance through the Central Board of Direct Taxes coming under the Department of Revenue and is administered by the officers of the Indian Revenue Services. IRS जैसे IAS, IPS वैसे IRS भी होता है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनके अंडर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये एक बॉडी आती है जो कि गवर्न करती है पूरा इनकम टैक्स के रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस। We will see some major ministries and the laws which are enforced by them. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर ये करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वित्त मंत्रालय is a ministry within the government of India concerned with the economy of India. ठीक है, serving as a treasury of India. सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, देश काय पे चलता है? पैसों पे, राइट? देश का सब चीजें ही पैसों पे चलती है। In particular, it concerns itself with taxation, financial legislation, financial institutions, capital markets, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड द यूनियन बजट। बजट सबने सुना होगा, नाम तो भी एटलीस्ट, पूरा बजट नहीं सुना, अभी आएगा थोड़े दिन में वापस। ठीक है, देखना हो बजट ध्यान से पक्का। बजट कितनी बार आता है साल में? एक बार आता है। इस बार ध्यान में अभी थोड़े दिन पहले तो आया था बजट, याद है? फिर अभी वापस भी आने वाला है, क्यों ऐसा? एनी आइडिया? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो चेंज होने वाली थी, मतलब बेसिकली इलेक्शन होने वाले थे। सो इट वाज, अब किसी को क्या पता कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, राइट? तो वो गवर्नमेंट आगे के लिए अपना कार्यकाल है ही नहीं, क्या नहीं पता नहीं, इसीलिए इलेक्शन ईयर में पहले एक इंटरिम बजट देती है, राइट? इंटरिम बोलते हैं उसको, इंटरिम बजट, कि अभी हम एक बार के लिए ये बजट दे रहे हैं, एक बार गवर्नमेंट वापस आ जाए उसके बाद में देयर विल बी अ फाइनल एंड रियल बजट। ठीक है, as a chartered accountant, many of your day-to-day work life will be impacted by this ministry and its proclamation. क्यों? टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट्स, यही सब तो रिलेटेड काम है अपने, बरोबर? इनमें सब में चेंजेस कौन करती है? मेनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ट्रैक करना। This ministry is so important that many ministers have preferred to hold the portfolio of finance minister also. One of the most important functions of the finance ministry is the presentation of union budget.
This annual event is eagerly awaited by professionals and the common man as it provides the rates of taxes and budget allocations for the ensuing year. Ensuing year मतलब upcoming. बजट के टैक्सेस के रेट्स, कैसे टैक्सेस होंगे, स्लैब रेट्स क्या होंगे, वो सब बजट में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है. Who presented the maximum number of union budgets as finance minister? ये ऐसा कोई obviously question नहीं आता है, just for your general knowledge कि श्री मोरारजी देसाई during his stint as finance minister between 1962 and 69 has presented 10 union budgets, making it highest. Next on the list is Shri P. Chidambaram at 9, followed by Shri Pranab Mukherjee at 8. Yashwant Sinha and Dr. Manmohan Singh have presented 8 and 6 budgets respectively. अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिपार्टमेंट्स कैसे कैसे है, क्या है, वो अपन कल पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट? एक क्विक 5-10 मिनट का बस ब्रेक ले लीजिए, फिर अपन इको से शुरू करेंगे. ठीक है.